प्रोग्राम ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਰਸ਼ੀ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਭ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਗੋਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ाई की है? जी, तो मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो स्कूलिंग तो मेरी वक् जगह हुई है, अलग अलग जगह हुई है। फाइनली मैंने अपनी 9th to 12th की एजुकेशन दिल्ली से करी थी। 11th-12th में मैंने साइंस पढ़ा था और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी है लॉ में। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स था हमारा NLU जोधपुर से। तो ग्रेजुएशन के बाद ही फिर मैंने UPSC की तैयारी करी और 3rd अटैम्प्ट में 2019 में मेरा IPS में सिलेक्शन हुआ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? मैं कहूँगी कि गोल मेरा बाद में आया। मैंने लॉ स्कूल में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने अपनी फील्ड की तरफ ही फोकस किया था और मैंने नौकरी लेने की मेरी चाह थी। थैंकफुली वो नौकरी मुझे मिल भी गई थी, बट पता नहीं मेरे मन में नौकरी ज्वाइन करने से पहले ये ख्याल आया कि नौकरी बाद में करके देखती हूँ, एक बार इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ज़रूर करके देखती हूँ। तो मैंने उस टाइम अपना ये गोल सेट किया ग्रेजुएशन के बाद कि नहीं, मुझे UPSC एक बार लिखना है और फिर उसकी तरफ तैयारी करी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ जी। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁरुआत ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? सबसे पहले देखिए, शुरू के कुछ महीने तो मुझे याद है मैं इधर उधर ही भाग रही थी, बिकॉज़ जैसे आप कह रहे हो कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और आजकल ऑनलाइन हमारे को इतनी गाइडेंस हो जाती है कि उसको सिफ्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है। बट उन महीनों में मुझे जो समझ आया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वो UPSC का सिलेबस जो साइट पे दे रखा है उसी को डाउनलोड करें। उसमें एक बार पूरा अच्छी तरीके से पढ़िए कि उस सिलेबस में क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर हर सब्जेक्ट के लिए 2-3 जगह से आप अपने सोर्सेज देख लीजिए कि क्या क्या सोर्सेज हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर टॉपिक्स के लिए सभी लोग एक ही सोर्स या एक ही बुक कहते हैं। तो मैंने हर टॉपिक के लिए एक एक सोर्स चुना था। जहाँ पे कोई बुक अवेलेबल थी, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक शॉर्ट लिस्ट कर ली थी, और जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं थी वहाँ पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स अवेलेबल होते हैं, उनको लेके मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁरुआत ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 10 ਘੰਟੇ बैठना है। डे प्रोग्राम की रहा ਤੁਹਾਡਾ? मैंने अपने दिन को 3 भाग में डिवाइड किया था। सवेरे का एक टाइम मैं रखती थी जिसमें मैं न्यूज़पेपर और कोई भी मेरी जो आसान कोई चीज़ लगती थी, मान लीजिए NCERT की टेक्स्ट बुक्स है, वो मैं सवेरे का एक स्लॉट रखती थी। एक दोपहर में लंच के बाद 3 बजे से लेके मान लीजिए 6 बजे तक का स्लॉट रखती थी, और फिर एक रात का स्लॉट रखती थी 8 बजे से लेके मान लीजिए 10 या 11 बजे तक का। तो क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एक मैराथन है, आप इसमें 1 महीने के लिए पढ़ाई करेंगे ये आपके लिए सफिशेंट नहीं है। आपको साल भर, 1.5 साल भर तक का सोचना है। तो आपको अपने लिए एक ऐसा शेड्यूल बनाना ज़रूरी है जो आप लॉन्ग टर्म पे जिसको आप फॉलो कर सकें। नॉट लाइक कि अगर आपने 14 घंटे आज पढ़ाई करी और अगले दिन 4 घंटे पढ़ाई करी तो उसका फ़ायदा नहीं होता था। तो मैंने अपने लिए इस तरीके का करा था ताकि बीच में इनफ ब्रेक्स भी मिल जाए मुझे, और मेरे 8-9 घंटे की जो पढ़ाई है वो भी पूरी हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰग ਲਈ? जी नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली। क्यों नहीं ली? वो अगेन मैं कहूँगी कि आपके पर्सनल स्टाइल पे डिपेंड करता है। आपको अपनी पर्सनालिटी का पता होता है। मुझे ये पता था कि अगर मुझे कोई लंबे समय तक 4-5 घंटे बैठ के कोई और पढ़ाएगा, मुझे वापस जाके एक बार उसको फिर से रिवाइज़ करना ही पड़ेगा ताकि वो मेरे दिमाग में, जहन में बैठे। और वो 5 घंटे में मैं शायद इतना एग्जॉस्ट हो जाऊँ कि वापस आके मैं अपनी खुद सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम ना निकाल पाऊँ। तो एक वो था। सेकंड ये चीज़ थी, देखिए एक आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपको सारे सब्जेक्ट्स उसी इम्पोर्टेंस से पढ़ाते हैं, मतलब वो एक
अगर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो भी इतनी इंपॉर्टेंस से पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो भी उतनी इंपॉर्टेंस से पढ़ाएंगे। बट आप खुद स्वयं जानते हैं कि मेरी ज्योग्राफी वीक है या मेरी हिस्ट्री वीक है, मुझे किस चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत है। तो दूसरी चीज़ ये थी। और तीसरी चीज़ ये थी कि आप दिल्ली जाते हैं, आपके कुछ खर्चे आते हैं, आप एक रूम रेंट करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट को पे करेंगे, वहाँ पे अपना खाना देखेंगे। अपने घर में आपको आपका फैमिली सपोर्ट होता है, आपकी बेसिक चीज़ों की आपकी टेक केयर हो जाती है। तो एक बस डिसिप्लिन की बात होती है। अगर वो डिसिप्लिन आप घर पे ले आ पाएँ तो मेरे लिए होम स्टडिंग ज़्यादा सूटेबल रहा एज़ कम्पेयर टू अ कोचिंग ਤੁਹਾਡੇ इंस्टीट्यूट। 2 ਅਟੈਂਪਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। हाँ जी, हाँ जी। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲੋ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। हाँ, लो फेज़ आता है। इसमें मैं कहूँगी कि मेरे माता पिता का सपोर्ट बहुत इसेंशियल था मेरे लिए, मेरे दोस्तों का सपोर्ट बहुत इसेंशियल था। जब मैं कभी परेशान होती थी कि यार मैं नौकरी ज्वाइन कर लेती, अभी तक तो मैं इतना कमा रही होती, या कुछ भी जो भी मन में आता था, वो मुझे यही समझाते थे कि तुम जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हो वो इन नौकरियों से एक अलग चीज़ है, एक बड़ी चीज़ है। तुम उसमें सेलेक्ट हो जाओगी तो बहुत कुछ अच्छा कर पाओगी अपने लिए, सोसाइटी के लिए। तो इसलिए उन्होंने मुझे इन इन चीज़ों में से बहुत निकाला जब भी मेरा फेलियर आया है फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में से। और दूसरा मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं जब मैंने शुरुआत करी थी, मैंने भी अपने मन में ये चीज़ ज़रूर अपने आप को समझाया था कि ये एक एग्ज़ाम है, मुझे अपना फुल एफ़र्ट देना है इसमें। और मैंने अपने लिए एक टाइमलाइन तय करी थी कि मैं 3 अटेम्प्ट अपने फुल डेडिकेशन के साथ दूँगी। और ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें सक्सेस कोई गारंटी कर नहीं सकता, लेकिन मैं अपना एफ़र्ट फुल दूँगी। तो यही सोच लेके मैं आगे बढ़ी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? पहले अटेम्प्ट में तो मैंने जैसे आपको बोला, हम हर जगह हाथ पैर मारते हैं, हमें पता ही नहीं होता किस तरीके से करना क्या हाँ, है। सोर्सेज कौन से हैं, बुक्स कौन सी हैं। तो पहला अटेम्प्ट के बाद मुझे ये ज़रूर रियलाइजेशन हुआ कि आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। पहले अटेम्प्ट में मैंने ये भी करने की कोशिश करी कि जो चीज़ है सब पढ़ लूँ। उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ये एग्ज़ाम है और इसमें आपको 100% आने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना आना है ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाएँ और अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो मैंने अपनी सोर्सेज स्ट्रीमलाइन करी थी। सेकंड एक होता है कि जो आप बहुत सारे लोगों से एडवाइस लेते हैं, वो मैंने घटा के 1-2 चीज़ें जो मुझे समझ आएँ वो उन लोगों से बात करके बस अपना स्ट्रैटेजी ठीक करी। और तीसरा मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत किया। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर पीपल कि वो मुझे बताएं कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ या कहाँ मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, मैंने अपने पेपर्स, अपने आंसर्स खुद इवैल्यूएट करने शुरू करे और वहाँ पे मुझे बहुत क्या कहते हैं सक्सेस मिली। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी चेंज रहा। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੈਫਰ करना चाहोगे भी ये किताबां बहुत हेल्पफुल रही हैं? देखिए, वो एक स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की टेक्स्ट बुक होती है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, और आपके नोट्स होते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ले लीजिए आप। खुद भी बनाए सी तुसी नोट्स? मैंने अपने नोट्स खुद नहीं बनाए थे। उससे पहले बुक्स की बात हम जब कर रहे थे, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोई भी बच्चा जो भी प्रिपेयर कर रहा हो या कोई भी जो भी प्रिपेयर कर रहा हो, NCERT की टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इवन अगर वो इतनी पतली सी टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर इतनी आपकी सोच बढ़ेगी और इतना आपको उसमें से सीखने को मिलेगा कि चाहे आप कितनी भी बड़ी टेक्स्ट बुक्स पढ़ लें, NCERT को कभी हमें ना साइडलाइन नहीं करना चाहिए। वो बहुत अच्छी किताबें लिखी गई हैं। और आप नोट्स की बात कर रहे थे, तो नोट्स मैंने नहीं बनाए क्योंकि मैंने शुरुआत करी थी, फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसमें मेरा टाइम बहुत जा रहा था और उनको रेगुलर अपडेटिंग की ज़रूरत थी, और ऑलरेडी बने बनाए नोट्स थे, आपको मिल जाते हैं किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो मेरा टाइम क्योंकि लिमिटेड होता है, कोर्स ज़्यादा होता है, तो मैं उन्हें पढ़ती थी और अपने आंसर्स जब लिखती थी तो मैं कोशिश करती थी कि उनको निकाल सकूं जो भी मैंने पॉइंट्स पढ़े हैं। तो वो मेरे लिए एक ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी थी। रोल मॉडल कौन रहा? रोल मॉडल एज सच मैं नहीं बिलीव करती हूँ रोल मॉडल्स में। तो मेरे लिए पर से मैंने किसी को इतना आइडलाइज़ नहीं किया है।
नियरेस्ट टू अ रोल मॉडल विल बी माई फादर। मेरे फादर सर्विसेज में थे, रेवेन्यू सर्विसेज में थे, तो उनकी वर्क एथिक मैंने देखी थी बचपन में, और उनका सेटिस्फैक्शन जो उनको अपनी जॉब से मिला था वो मैंने उससे ज़रूर मैं इंस्पायर हुई थी। तो वो मैं चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज में रहती या मैं प्राइवेट सर्विस में जाती, मैं वही वर्क एथिक अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आना चाहती थी। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਵਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि एक रहता है मन में समाज के। बट मैं ये कहूँगी कि अब हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हमारी लड़कियाँ हर श्रेणी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और पुलिस भी एक ऐसी नौकरी है जहाँ हमें लड़कियों की ज़रूरत है, मैं कहूँगी कि क्योंकि हम औरतें जिस तरीके का पर्सपेक्टिव लेके आ सकती है, जिस तरीके की स्किल सेट लेके आ सकती है, आई एम श्योर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हम बहुत अच्छा असेट साबित हो सकते हैं। और एक नौकरी है, आप जिस भी नौकरी में आते हैं आप उसकी स्किल सेट सीख जाते हैं, आप उसमें रम जाते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और अपने मन में से अगर आप वो डर हटा दें, आई एम श्योर लड़कियाँ बहुत अच्छा कर सकती हैं पुलिस सर्विसेज में। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ, जी, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार यहाँ पे आके रह रही हूँ, और ऑफ कोर्स मेरे लिए थोड़ा कल्चर नया है, स्टेट नहीं है, बट मुझे अभी तक जितने भी लोग मिले हैं बहुत मिलनसार मिले हैं, मेरी बड़ी हेल्प करते हैं, और एक जो जिसे कहते हैं वाइब्रेंसी है यहाँ पे लोगों में। और लास्टली मैं जो अपने फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ कि यहाँ पे जो सेवा भाव है लोगों का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप कहीं पे भी चली जाइए, आपको खाने की, पीने की कोई, मतलब आप जगह जगह देखेंगे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई दुख कठिनाई आती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, लोग अपने घरों से निकल के दूसरे की मदद करने आते हैं। तो ये जो कल्चरल चीज़ है ये बहुत ही अच्छी है। ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ UPSC ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? यूपीएससी आपसे एक वर्ल्ड व्यू डिमांड करती है। यूपीएससी ये जानना चाहती है कि आप दुनिया को किस तरीके से उसके इंटरकनेक्शंस को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, उसकी इंटरकनेक्टेडनेस को देख सकते हैं कि नहीं सकते, आप समझ पा रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है, और अगर वो प्रॉब्लम के किस तरीके के सल्यूशंस हो सकते हैं। तो एक ब्रॉड वर्ल्ड व्यू मैं कहूँगी कि आपका होना चाहिए, जो आपकी पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी निजी ज़िंदगी है उसमें आप कितनी आपकी ऑब्जर्वेशन पावर है, ये एक मिक्सचर है सब चीज़ों का, आपकी पढ़ाई का, आपके एक्सपीरियंस का, और आपके एटमॉस्फेयर का। मेरे हिसाब से यही है जी। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? वो एक सेल्फ डाउट तो हर किसी के मन में आता है। आपको लगेगा कि शायद मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी इतना एग्ज़ाम क्लियर, या मैं इतनी मेहनती नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आती, मेरी लैंग्वेज में मैं, मतलब ये मेरे साथ नहीं थैंकफुली, बट मैंने लोगों को देखा है जिनके मन में ये डाउट था कि हमारी लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। तो ये शंकाएं होती हैं, बट मैं ओवरऑल जो मैंने आपको सेम चीज़ जो पुलिस के लिए कही है, मैं वो इस चीज़ के लिए भी कहूँगी कि हमें भी गवर्नमेंट सर्विसेज में सब वर्ल्ड व्यूज़ की ज़रूरत है, सब पर्सपेक्टिव्स की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप इस टाइप के इंसान होगे तभी आप इधर फिट इन करोगे। अपने मन में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। ओनली चीज़ जो आपसे ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए इज़ कि आपका हार्ड वर्क होना चाहिए, और आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। ज़रूर आपको अवश्य, मतलब जिसे कहते हैं ना, सक्सेस कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए बहुत बड़ी ये चीज़ थी कि मैं अपने प्रोफेशनल करियर में एक वर्क एथिक लेकर आऊँ, मैं जो काम करूँ उसके साथ मेरा लगाव हो। वो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में ज़रूर मिलेगा। तो एक तो मेरी थोड़ी ये कह सकते हैं दूर की सोच थी कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, और दूसरी ये चीज़ ज़रूर थी कि मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे दोस्त भी, शायद मैं लकी रही कि उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया कि नहीं,
ये सब चीज़ें होती रहेंगी, तुम पहले अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, इसके लिए पूरा आगे भी बहुत लाइफ बची है, तुम जो कर रही हो वो किसी बड़े मकसद के लिए कर रहे हो। तो कंट्रोल आपका इसी तरीके से आएगा कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करिए कि आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस मकसद से के लिए कर रहे हैं, तो वो आपको बड़ा बूस्ट करती है। और दूसरी चीज़ है कि हाँ, आप 24 घंटा पढ़ नहीं सकते, आप इंसान हैं, आपको बीच बीच में रिक्रिएशन भी चाहिए, तो अपना शेड्यूल इस तरीके से प्लान करिए कि ऐसा ना हो कि आप ओवरबर्डन हो जाएं, बीच बीच में ब्रेक्स रखिए अपने। ਜੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤਾ? चलिए, अपनी क्वालिटीज़ दसना तो मतलब थोड़ी सी औखी गल है, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं आई थिंक मैंने पेशेंस रखी है, मैंने अपने साथ पेशेंस रखी है, एग्ज़ाम के साथ पेशेंस रखी है, और मैंने अपने फेलियर से सीखने की चाह रखी है, और मैंने अपने मकसद को पकड़े रखा है। ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि ये सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी लाइफ के किसी भी वेंचर में बड़ी इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो आपको हेल्प करती हैं। ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬੀ ਵੀ ਸੀ? प्लान भी हाँ था मेरा, मैंने लॉ पढ़ी हुई है, तो मैंने यही सोचा था कि मैं जाके अपनी वकालत शुरू करूँगी, किसी सीनियर लॉयर के अंडर ज्वाइन करके अपनी करियर उधर शुरू करूँगी। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका प्लान भी हमेशा होना चाहिए, चाहे आप उस पर इस समय एक्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, तो प्लान भी ज़रूर होना चाहिए। ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यूथ को ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है, ये आपके बड़े प्रेशियस ईयर्स हैं। इस समय आप जो मेहनत करेंगे वो आपको आपकी अगली पूरी ज़िंदगी, आपकी फैमिली के लिए बहुत ही एक नींव बनाएगा। तो इस समय आप प्लीज़ अपनी लाइफ डेफिनेटली एंजॉय करिए, अपने सोशल रिलेशनशिप रखिए, बट आप अपने लिए अपनी बुनियाद भी बनाइए, मेहनत करिए, मेहनत से मत कतराइए, और कंसिस्टेंटली मेहनत करिए, पेशेंस रखिए, और कुछ ना कुछ फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यूथ के लिए मेरा यही है कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, समाज के लिए अच्छा काम करिए, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਆ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? इस तरीके की तो कोई पर से मुझे बात याद नहीं आ रही है, बट हाँ, ज़रूर 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे मेरे जीएस के पेपर्स में जिसके बारे में मैंने दूर दूर तक कभी सुना ही नहीं था, और मैं 2-3 साल से पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे लगता था कि नहीं, काफ़ी पढ़ाई तो मैंने कर ली है, बट वो इस तरीके का क्वेश्चन था जिसमें मुझे कुछ नहीं समझ आया क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो 10 या 15 मार्क का क्वेश्चन था। फिर मुझे आज भी याद है, मैं शायद 4 लाइनें लिख कर आई थी जो उसके बारे में थी भी नहीं, उस क्वेश्चन के बारे में बस लिख के आ गई कि चलो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करा जाए। तो वो काफ़ी एम्बैरेसिंग भी था, बट ये भी लर्निंग का प्रोसेस है कि आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले, हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपसे मिस हो जाए, एंड इट्स ओके, मतलब आपने अपना बेस्ट दिया, वो आपके लिए काफ़ी है। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल बिल्कुल करती है, और मुझे लगता है अट्रैक्शन से ज़्यादा आपकी इंटेंशन बड़ी मैटर करती है। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो एक पॉइंट के बाद मैंने अपने आप को ये समझाया कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिल रहा है जो अगर मैं नौकरी ज्वाइन कर लेती तो कभी नहीं पढ़ती। मतलब आप कौन 23-24 साल का बच्चा ज्योग्राफी के बारे में ऐसे ही पढ़ रहा होता है या हिस्ट्री के बारे में ऐसे ही पढ़ रहा होता है। मुझे इतनी नॉलेज मिल रही है, ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, चाहे मेरा सिलेक्शन हो ना हो। तो आई थिंक वो पॉजिटिव इंटेंशन भी बहुत काम करती है आपके सक्सेस के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू बहुत टाइम ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। थैंक यू सो मच। ਆਕਰਸ਼ੀ ਜੈਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ IPS ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।